हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वॉच द स्काई। मूवी की शुरुआत हमें ईयर 1988 में ले जाती। यहाँ पर हम ऊनो नाम के एक आदमी को देखते जो अपनी कार में बैठा हुआ रेडियो सुनते सुनते मौसम का हाल नोट कर रहा होता, यानी वेदर रिपोर्ट तैयार कर रहा होता। उसकी छोटी सी बेटी डेनिस पीछे की सीट पर बैठी होती। ऊनो ये सब यूं ही नहीं कर रहा होता, बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि आज का दिन बाकी दिनों से थोड़ा अलग लग रहा था और उसे किसी अजीब बदलाव का अंदेशा था। तभी वेदर स्टेशन में काम करने वाला लेनेट नाम का आदमी आता है जो ऊनो को कई सारी वेदर रिपोर्ट सौंप देता है। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उसी वक्त गवर्नमेंट के कुछ वेदर रिपोर्ट ऑफिसर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन्हें देखते ही ऊनो को खतरे का अंदाजा हो जाता है और वो तुरंत कार स्टार्ट करके वहाँ से भाग निकलता है। उधर ऑफिसर्स लेनेट को पकड़ लेते हैं और उसे नौकरी से निकाल देते हैं। अब यही से कहानी में पहला बड़ा मिस्ट्री सेट हो जाता है। इसके बाद कहानी सीधे 10 साल आगे चली जाती। अब डेनिस एक टीनेजर बन चुकी होती। ऊनो कई सालों से मिसिंग है और किसी को नहीं पता कि वो जिंदा भी है या फिर नहीं। इसी वजह से डेनिस की जिंदगी भी पूरी तरह अनस्टेबल हो चुकी होती है। वो कभी एक तो कभी दूसरे फॉस्टर होम में रहती है क्योंकि उसके पास अपना कोई ठिकाना नहीं होता। एक रात डेनिस अपने दोस्तों के साथ मिलकर फेंस कूदकर एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस जाती, लेकिन तभी वहाँ पर सायरन बजने लगता है और घबरा कर सभी बच्चे भागने लगते हैं। डेनिस भी भाग रही होती कि तभी टॉमी नाम की एक पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ लेती। टॉमी उसको समझाती है कि अगर वो ऐसी हरकतें दोबारा करेगी तो फॉस्टर होम वाले उसे वहाँ से निकाल सकते हैं। उन दोनों की बातचीत से साफ लगता है कि टॉमी और डेनिस एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन डेनिस पर टॉमी की बातों का कोई खास असर नहीं होता है। अगली सुबह डेनिस एक न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। उसमें एक अजीब सी खबर छपी होती है कि एक फार्म पर आसमान से एक रेड कलर की कार गिरी है। ये पढ़ते ही डेनिस को जोर का झटका लगता है क्योंकि वो कार बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी उसके पापा ऊनो की हुआ करती थी, जो सालों पहले अचानक गायब हो गए थे। अब बिना वक्त गवाए डेनिस सीधा टॉमी के पास जाती है और उससे कहती है कि उसे उस फार्म पर जाना है क्योंकि उसको पूरा यकीन है कि वो कार उसके डैड की ही है। टॉमी उसको समझाने की कोशिश करती है कि शायद वो अपने पिता को बहुत मिस कर रही है, इसीलिए वो ऐसा सोच रही है। और रही बात कार की, तो वो सिर्फ एक अफवाह है, वो कार ऊनो की नहीं हो सकती। लेकिन डेनिस टॉमी की बात पर यकीन नहीं करती है। उसी रात वो चोरी छुपे फार्म की तरफ निकल जाती है। पुलिस वालों से बचते बचाते वो उस कार तक पहुंच जाती है। वो उसके अंदर झांकने लगती है कि तभी उसे वहाँ पर एक पुरानी कैसेट टेप मिलती है जिसमें उसके पिता के फेवरेट गाने रिकॉर्ड्स होते हैं। अब डेनिस को पूरा यकीन हो जाता है कि ये कार उसी के डैड की है। अगले दिन डेनिस यूएफओ नाम के एक ग्रुप से मिलती है। ये ग्रुप यूएफओज, एलियंस और टाइम ट्रेवल जैसी चीजों पर रिसर्च करता है और उनसे जुड़ी जानकारी इकट्ठा करता रहता है। वहाँ पर डेनिस को एक पुराना न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें एक प्लेन के बारे में लिखा होता है। बताया गया होता है कि ये प्लेन कई साल पहले बाल्टिक सी के ऊपर उड़ते वक्त अचानक गायब हो गया था और फिर कभी नहीं मिला। किसी को भी नहीं पता था कि वो प्लेन कहाँ चला गया। यहीं पर डेनिस की मुलाकात उस ग्रुप के बाकी लोगों से होती है। इस ग्रुप का हेड कोई और नहीं बल्कि लेनेट ही होता है, वही आदमी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में ऊनो के दोस्त के रूप में देखा था। डेनिस लेनेट को बताती है कि फ्राइडे के दिन वेदर रिपोर्ट के हिसाब से बारिश होनी, लेकिन उस दिन बारिश नहीं हुई। इसके बजाय कुछ ही मिनटों बाद आसमान से एक रेड कलर की कार उस फार्म पर गिर गई थी और वो कार बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसके पिता ऊनो की थी। यही से कहानी और भी ज्यादा डीप मिस्ट्री की तरफ बढ़ने लगती। लेनेट को डेनिस की बातें सुनकर खुद भी अजीब सा लगता है। उसे भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वेदर रिपोर्ट, रेड कार और ये सारी घटनाएं आपस में कैसे जुड़ी हैं। तभी वो अपने टीममेट से कहता है कि इस मामले में मुझे और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी। इसके बाद यूएफओ ग्रुप डेनिस के साथ मिलकर एक पुराने वेदर स्टेशन की तरफ जाता है ताकि वहाँ से उन्हें कोई क्लू मिल सके। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं उन्हें चारों तरफ हैवी सिक्योरिटी फेंसेस दिखाई देते हैं। फेंस के बाहर आर्म्ड गार्ड्स तैनात होते हैं और अंदर बेहद एडवांस सुपर कंप्यूटर्स लगे होते हैं। ये देखकर साफ हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल वेदर स्टेशन नहीं है। डेनिस कहती है कि अगर अंदर इतना कुछ छुपाया जा रहा है तो उन्हें कंप्यूटर हैक करके डेटा निकाल लेना चाहिए। लेकिन लेनेट उसको रोकता है और कहता है कि ऐसा करना बहुत रिस्की होगा क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो सीधा हमें जेल जाना पड़ेगा। अब इस बीच वो लोग स्टेशन से थोड़ी दूरी पर अपना एक छोटा सा कैंप लगा लेते और पूरे एरिया को स्कैन करने लगते। उधर जब पूरी टीम स्कैनिंग में बिजी होती है तभी डेनिस चुपचाप मौका देखकर फेंस पार कर लेती है और रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस जाती है। अंदर जाते ही उसकी नजर एक ह्यूज कंप्यूटर सिस्टम पर पड़ती है। वो जल्दी जल्दी उसमें डेटा ढूंढने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। डर के मारे वो तुरंत उस कंप्यूटर के पीछे छुप जाती है। उसी वक्त लेनेट को समझ आ जाता है कि डेनिस अंदर जा चुकी है। तभी उसकी नजर वहाँ पर काम करने वाली अपनी पुरानी कलीग पर पड़ती है जिसका नाम की होता है। लेनेट उसके पास जाकर पूछता है कि यहाँ पर आखिर क्या चल
चल रहा है, इतने बड़े फेंसेस और सुपर कंप्यूटर्स किस काम के लिए हैं? की उसको बताती है कि यहाँ पर एक सीक्रेट रिसर्च स्टेशन बनाया गया है। यहाँ साइंटिस्ट एलियन एक्टिविटी को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से इस एरिया में अजीब एनोमलीज हो रही हैं। अब जैसे ही लेनेट और की बातों में उलझते हैं, उसी बीच डेनिस मौका पाकर सुपर कंप्यूटर से एक डेटा डिस्क चुरा लेती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि बाहर निकलने का कोई भी रास्ता उनको नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ गार्ड्स और बंद फेंसेस होते हैं। तभी लेनेट सिचुएशन को समझ जाता है और बिना एक पल गवाए अपनी कार में बैठकर सीधा फेंस तोड़ देता है। वो डेनिस को कार में बिठाता है और वो दोनों तेजी से वहाँ से भाग निकलते हैं। अब रिसर्च स्टेशन के गार्ड्स भी इनके पीछे लग जाते हैं और तभी अचानक स्टेशन के अंदर से स्पार्क्स निकलने लगते हैं, जिस वजह से वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है। इस केओस का फायदा उठाकर डेनिस और यूएफओ ग्रुप वहाँ से सेफली निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर लेनेट डेनिस से कहता है कि वो डेटा डिस्क चेक करे, शायद उसमें कोई इंपॉर्टेंट क्लू छुपा हो। डेनिस जब उस डिस्क को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करती है तो उसको पता चलता है कि उसमें उस एरिया के ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू स्टोर्ड है, यानी साइंटिस्ट वहाँ ग्रेविटी को मेजर कर रहे थे। डेनिस शॉक्ड होकर कहती है कि ये इक्वेशंस और वैल्यूज बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे उसके डैड ऊनो अपनी नोटबुक में लिखा करते थे। ये सुनकर लेनेट बताता है कि ऊनो का मानना था कि गवर्नमेंट की वेदर रिपोर्ट झूठी है, जहाँ पर सच्चाई छुपाई जा रही है। उनका मानना था कि कोई एक्सटर्नल फोर्स धरती की ग्रेविटी में इंटरफेयर कर रही है। जिस दिन वेदर रिपोर्ट में बारिश बताई जाती थी, उस दिन बारिश नहीं होती थी, जैसे कोई जानबूझकर ग्रेविटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा हो। लेनेट आगे कहता है कि ऊनो को शक था कि इन एनोमलीज के पीछे एलियंस हो सकते हैं, क्योंकि वो कई सालों से इनके ऊपर रिसर्च कर रहा था। अब इसी बीच अचानक आसमान में रेड कलर की लाइट्स दिखाई देने लगती। ये सभी लोग उस लाइट का पीछा करने लगते हैं, लेकिन तभी वो रेड लाइट अचानक गायब हो जाती है। सब लोग वहीं रुककर आसपास ध्यान से देखते हैं, मगर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता है और आखिरकार निराश होकर वो वहाँ से लौट जाते हैं। जहाँ अगली सुबह टॉमी कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ उस रिसर्च स्टेशन पर पहुँचती है और सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। उसे स्ट्रॉन्ग सस्पिशन होता है कि डेटा डिस्क चोरी करने के पीछे यूएफओ ग्रुप का ही हाथ है। वहीं दूसरी ओर वो इन सब मामलों में ज्यादा उलझना नहीं चाहती थी, उसे बस किसी भी हाल में अपनी डेटा डिस्क वापस चाहिए थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डेनिस डेटा डिस्क को ध्यान से स्कैन कर रही होती है कि तभी अचानक टॉमी वहाँ पर आ जाती है और सीधे उससे सवाल करती है कि कल रात वो आखिर कहाँ थी। डेनिस बिना घबराए कहती है कि वो अपने दोस्त के घर पर रुकी हुई थी। चाहे तो टॉमी उसके फ्रेंड को कॉल करके कंफर्म कर सकती है, लेकिन टॉमी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वो बार बार सिर्फ वही सवाल दोहराती है, जैसे वो किसी कन्फेशन का इंतजार कर रही हो। डेनिस भी वही जवाब देती रहती है। आखिर एक ही बात सुन सुनकर टॉमी इरिटेट हो जाती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती। टॉमी के जाते ही डेनिस सीधे यूएफओ एसोसिएशन पहुँचती है और सबको बताती है कि डिस्क स्कैन करने पर साफ पता चला है कि कोई ग्रेविटेशनल एनोमलीज ट्रैक कर रहा था। डेनिस को लगता है कि ये रिसर्च टाइम ट्रेवल या एलियन से जुड़ी हो सकती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये सब उसके डैड के गायब होने के ठीक बाद शुरू हुआ था। यूएफओ ग्रुप को उसकी बातों में लॉजिक नजर आता है, लेकिन तभी बाहर पुलिस सायरन्स की आवाज सुनाई देती है। खतरा समझते ही पूरा यूएफओ ग्रुप डेनिस को लेकर पीछे के दरवाजे से निकल जाता है, जो लेनेट के घर पहुंचता है, जो एक पुराने जंकयार्ड में बना हुआ था। यहाँ पहुंचकर लेनेट डेनिस को उसके पिता ऊनो की पुरानी नोटबुक देता है। उसमें अजीब अजीब इक्वेशंस, थ्योरीज और आइडियाज लिखे होते हैं, जो बिल्कुल उन रेड लाइट से मैच करते हैं जिन्हें उन्होंने कल रात आसमान में देखा था। अब पूरी टीम इन क्लूज पर काम करने लगती है। यूएफओ ग्रुप दो हिस्सों में बंटकर आसपास के लोगों से पूछताछ करता है कि क्या किसी ने स्ट्रेंज लाइट्स देखी है या किसी के घर से कोई अचानक गायब हुआ है। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने अजीब रोशनी देखी थी और हाल के दिनों में बहुत वियर्ड घटनाएं हो रही हैं। डेनिस उन सभी लोकेशंस को मैप पर मार्क कर लेती। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एक स्पेसिफिक जगह समझ में आती है जहाँ पर एनोमली सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुई थी। इसी बीच हम गनर को देखते हैं, जो चुपचाप डेनिस पर नजर रखे हुए होता है। वो लेनेट से कहता है कि डेनिस पर ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। जवाब में लेनेट कहता है कि शक करने से अच्छा है तुम हमारी मदद कर दो। गनर कुछ नहीं कहता, लेकिन मौका मिलते ही वो पुलिस को फोन करके रेड कार मिस्ट्री का अपडेट लेता है। उधर डेनिस यूएफओ ग्रुप को लेकर उसी सस्पिशियस लोकेशन पर पहुंच, वहाँ पर सभी लोग इक्विपमेंट लगाकर एरिया स्कैन करने लगते हैं। काफी समय बीत जाता है, लेकिन कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता। ये देखकर डेनिस टूट सी जाती है, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि शायद यहाँ उसे अपने पिता के गायब होने का सच मिल जाएगा। जबकि दूसरी ओर की को इंस्टीट्यूट बुलाया जाता है, वही इंस्टीट्यूट जहाँ से डेटा डिस्क चोरी हुआ था। वहाँ उससे पूछताछ होती है। बाहर टॉमी उससे मिलने आती है और बताती है कि यूएफओ ग्रुप अचानक गायब है और पुलिस के हाथ नहीं लग रहा है। तब की एक खुलासा करती है कि उस डेटा डिस्क में एक ट्रैकिंग सेंसर लगा हुआ है। अब जैसे कोई उसको सिस्टम में कनेक्ट करेगा, उसकी लोकेशन तुरंत
ट्रैक हो जाएगी। वो अपना लैपटॉप टॉमी को दे देती। उधर लिनेट के घर पर यूएफओ ग्रुप डेनिस को ऑफिशियली अपना मेंबर बना लेता है और उसे स्पेशल बैज भी देता है। लेकिन तभी गनर वहाँ पर आ जाता है जो बताता है कि उसने पुलिस से वही रेड कार खरीद ली है। कार देखते ही डेनिस शॉक में आ जाती है। वो कहती है कि ये कार वो कार नहीं है जो उसने फार्म पर देखी थी। उस कार में उसके डैड के फेवरेट सॉन्ग्स वाली कैसेट थी। गनर जेब से वही कैसेट निकालकर कैजुअली कहता है कि ऐसी कैसेट तो 1200 में कहीं भी मिल जाती। फिर गनर एक ऐसा रिवील करता है जिससे सब सन्न रह जाते हैं। वो कहता है कि रेड कार आसमान से गिरी ही नहीं थी। डेनिस ने अब तक जो भी स्टोरी सुनाई है वो कहानी झूठ है। उसके पिता कहीं भी गायब नहीं हुए हैं बल्कि वो खुद भाग गया है। डेनिस के पास इसका कोई प्रूफ नहीं होता। गुस्से और बेबसी में वो वहाँ से निकल जाती है। उसी रात टॉमी डेनिस के घर के बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। वो की का लैपटॉप डेनिस को देती है और कहती है कि उन्हें डिस्क चोर को पकड़ना है। अब जैसे डिस्क सिस्टम से कनेक्ट होगी लोकेशन मिल जाएगी। टॉमी डेनिस से रिक्वेस्ट करती है कि वो लैपटॉप से ट्रैकिंग निकाल दे क्योंकि वो एक अच्छी हैकर है। अब डेनिस जानती है कि अगर वो ट्रैकिंग डिटेल्स निकालती है तो वो पकड़ी जाएगी क्योंकि डिस्क उसी ने चुराई है। उल्टा वो सिस्टम का इंपॉर्टेंट डेटा अपने डिवाइस में कॉपी कर लेती है और लैपटॉप उसे वापस कर देती है। वो कहती है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। टॉमी जाने लगती है। तभी जमीन पर उसे यूएफओ ग्रुप का बैज दिखता है जो डेनिस से गिर गया था। ये देखते ही टॉमी को स्ट्रॉन्ग सस्पिशन हो जाता है। वो तुरंत डेनिस को पकड़ने उसके घर के अंदर चली जाती है लेकिन तब तक डेनिस वहाँ से गायब हो चुकी होती है। डेनिस बिना वक्त गवाए सीधे यूएफओ ग्रुप के ऑफिस पहुँचती है। वहाँ पहुँचते ही वो कंप्यूटर ऑन करती है और वो सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स लोड करने लगती है जो उसने की के लैपटॉप से चुराई होती है। फाइल्स देखते ही डेनिस को एक बड़ा क्लू मिलता है। जिस रात उन्हें आसमान में अजीब लाइट्स दिखी थी उसी रात की और उसकी टीम को एक यूएफओ तालाब के अंदर मिला था। अब डेनिस देर नहीं करती और तुरंत लेनार्ड को कॉल करके सारी बात बता देती। लेकिन तभी गनर वहाँ पर आ जाता है और उसको धमकाता है कि वो अपनी ये फालतू रिसर्च यहीं पर छोड़ दे वरना उसके लिए अब अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर डेनिस किसी तरह वहाँ से निकल जाती है और सीधा लेनार्ड के घर पहुँचती है। वहाँ पूरी टीम मिलकर ये फैसला करती है कि उन्हें खुद उस तालाब के पास जाना होगा। कुछ देर के बाद यूएफओ ग्रुप क्रेन की मदद से तालाब के अंदर मौजूद उस ऑब्जेक्ट को बाहर निकालने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो चीज पानी से बाहर आती है और वहीं पर एक शॉकिंग रिवील होता है। वो कोई यूएफओ नहीं है बल्कि एक एयरप्लेन है। और ठीक उसी वक्त सारी लाइट्स चली जाती है। क्रेन काम करना बंद कर देती है और पलट जाती है। लकीली इस एक्सीडेंट में किसी को सीरियस चोट नहीं लगती है। एयरप्लेन देखकर डेनिस पूरी तरह डिसअपॉइंटेड हो जाती है। वो यहाँ पर यूएफओ एक्सपेक्ट कर रही थी क्योंकि उसको लगता था कि उसके फादर को एलियंस उठा ले गए थे मगर सच्चाई तो कुछ और ही थी जिसके बारे में उसे आगे पता चलेगा। अपनी हार एक्सेप्ट करने के बजाय डेनिस यूएफओ ग्रुप को ही ब्लेम करने लगती है। वो कहती है कि उसके पास न प्रॉपर इक्विपमेंट्स है और न ही ढंग की रिसर्च टीम। उसकी बातें सुनकर टीम मेंबर्स हर्ट हो जाते हैं और एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी टॉमी वहाँ पर पहुँचती है और डेनी को ट्रेसपासिंग के चार्ज में अरेस्ट कर लेती है। पुलिस उस एयरप्लेन को भी कस्टडी में ले लेती। पुलिस कार में बैठी डेनिस जब उस प्लेन को देखती है तब उसे कुछ रियलाइज होता है। ये वही एयरप्लेन था जिसकी मिसिंग न्यूज उसने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। ये प्लेन कई साल पहले बाल्टिक सी के ऊपर गायब हुआ था। डेनिस टॉमी से कार रोकने को कहती है लेकिन वो नहीं मानती। बहस के दौरान पुलिस कार पलट जाती है और लकीली उन दोनों को ज्यादा चोट नहीं लगती। कार से निकलते ही डेनिस सीधे यूएफओ ग्रुप के पास जाती है। वो सबसे माफी मांगती है और बताती है कि ये वही प्लेन है जो बाल्टिक सी पर गायब हुआ था। वो समझाती है कि ये प्लेन अचानक तालाब में मिला है बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके फादर की कार गायब हुई थी। डेनिस कहती है कि उसे की से मिलना होगा। उसके फादर के नोट्स में कुछ इक्वेशंस हैं जिन्हें सॉल्व किए बिना सच्चाई सामने नहीं आएगी। लेनार्ड भी इस बात पर अग्री करता है जिसके बाद डेनिस और लेनार्ड की के ऑफिस पहुंचते हैं। वो उन्हों की नोटबुक्स डेस्क पर रखते हैं और पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं। डेनिस बताती है कि बाल्टिक सी के ऊपर से गायब प्लेन पास के तालाब में मिला है। सेम पैटर्न उसके फादर की कार जैसा है। उसके फादर इसी मिस्ट्री पर रिसर्च कर रहे थे। अब जैसे कि उन इक्वेशंस को देखती है वो शॉक्ड रह जाती है। वो तुरंत कंप्यूटर के सामने बैठकर उन्हें डिकोड करने लगती। दूसरी ओर यूएफओ ग्रुप को चिंता होने लगती क्योंकि डेनिस और लेनार्ड को गए हुए काफी देर हो चुकी होती है। इसलिए वो लोग की के इंस्टीट्यूट की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर गनर पुलिस को कॉल करके बता देता है कि यूएफओ ग्रुप कुछ बड़ा करने वाला है। ये सुनते ही पुलिस भी इंस्टीट्यूट की तरफ रवाना हो जाती। लैब में की पूरी कोशिश करती है और आखिरकार इक्वेशंस को डिकोड कर लेती है। वो बताती है कि ये कोई नॉर्मल ग्रेविटेशनल एनोमली नहीं है, ये आइंस्टाइन रोजन ब्रिज है यानी वर्म होल। की समझाती है कि ये स्पेस टाइम में शॉर्टकट जैसा होता है। जहाँ डेनिस पूछती है कि आखिर उसके फादर के साथ क्या हुआ होगा, जिस पर की कहती है कि वो शायद वर्म होल में कहीं फंस गए होंगे या किसी दूसरी टाइमलाइन में चले गए होंगे। तभी लैब के दरवाजे पर नॉक होती है। डेनिस जल्दी से सारा डेटा
हार्ड ड्राइव में कॉपी करने लगती है, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही टॉमी उसको पकड़ लेती है और हार्ड डिस्क तोड़ देती है। अब पुलिस लेनार्ड और डेनिस को अरेस्ट करके बाहर लाती है। तभी यूएफओ ग्रुप एक कार लेकर वहाँ पर पहुँचता है और अचानक वहाँ पर शूटिंग शुरू हो जाती है। इसी कियोस्क के बीच डेनिस की नजर कार्स पर पड़ जाती है और तभी उसे अपने फादर की वही रेड कार दिखाई देती है, वही कार जो कई साल पहले वॉर्म होल में गायब हो गई थी। डेनिस बिना एक सेकंड सोचे फट से कार में बैठती है और लेनार्ड को साथ लेकर वहाँ से भाग निकलती है। उनके पीछे पुलिस की गाड़ियां पड़ जाती हैं और ये पूरा सीन एक हाई स्पीड चेज में बदल जाता है। कार चलाते हुए डेनिस लेनार्ड को बताती है कि वॉर्म होल्स कहीं भी रैंडमली नहीं बनते हैं, ये सिर्फ कुछ खास जगह पर ही फॉर्म होते हैं और उसे ऐसी एक जगह की एग्जैक्ट लोकेशन पता है। इतना कहते ही वो कार को सीधा एक मल्टी लेवल पार्किंग स्ट्रक्चर की तरफ मोड़ देती है और बिना रुके ऊपर की तरफ चढ़ा देती है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचती है, सामने टॉमी पहले से खड़ी होती। उसी वक्त लेनार्ड डेनिस से कहता है कि अगर उसको सच में लगता है कि आगे वॉर्म होल है तो डरने का कोई मतलब नहीं है, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। डेनिस एक पल भी नहीं रुकती है, वो पूरी स्पीड में कार को पार्किंग स्ट्रक्चर से नीचे की तरफ छलांग लगवा देती है और वो कार अचानक से गायब हो जाती है। ये देखकर टॉमी पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। उसी वक्त आसमान में लाल रंग की लाइट्स चमकने लगती हैं, बिल्कुल वैसी लाइट्स जैसे पहले भी देखी गई थी। दूसरी ओर डेनिस और लेनार्ड एक वॉर्म होल के अंदर से गुजर रहे होते। कुछ ही पलों में वो एक बर्फीली अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर डेनिस की नजर थोड़ी दूर पर चमकती हुई रोशनी पर पड़ती। उसको लगता है जैसे वहाँ पर एक और वॉर्म होल हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, उसे वहाँ पर ऊनो दिखाई देता है। ऊनो डेनिस से कहता है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये वॉर्म होल बंद होने वाला है। अपने पापा को सालों बाद सामने देखकर डेनिस की आंखें भर आती है और बिना वक्त गवाए वो लेनार्ड को पकड़ती है और दोनों फट से उस दूसरे वॉर्म होल में कूद पड़ते हैं। अब कुछ ही सेकंड्स में वो वॉर्म होल के रास्ते वापस अपने टाइम में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक सिपाही दिखाई देता है जो घोड़े पर बैठा होता है। देखकर लेनार्ड को लगता है कि शायद वो किसी दूसरी टाइमलाइन में आ गए हैं, लेकिन सिपाही बताता है कि वो लोग 1988 में हैं और यहाँ बस एक शूटिंग चल रही है। इसके बाद डेनिस लेनार्ड को लेकर सीधे अस्पताल जाती है और यूएफओ टीम को भी सब कुछ बता देती। अपनी टीम से दोबारा मिलकर डेनिस बहुत खुश होती है। हालांकि वो दोनों वॉर्म होल में सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए थे, लेकिन असल दुनिया में वो पूरे 2 दिन तक मिसिंग रहे थे। अब डेनिस का सिर्फ एक ही सपना बचता है, एक और वॉर्म होल ढूंढना और अपने पिता की तरह उसी पर रिसर्च करना। इसी थॉट के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शानदार साइंस फिक्शन आपको जरूर पसंद आई होगी। मैंने इसको काफी इजी वे में समझाने की कोशिश की है, पर फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।